अस्सलाम वालेकुम कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। मैं अपनी जगह पे आ चुका हूँ और राम भाई अपनी जगह पे आ चुके हैं। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी ऑपरेशन मोनोपोली टारगेट लाल मोहम्मद एजेंट लीमा एक्सपोज बाय लकी बीस्ट। क्योंकि लोग कह रहे थे कि चेंज किया करो, लकी बीस्ट के भी लेके आओ और भी वीडियो लेके आओ। तो चलें जी, अभी लकी बीस्ट जो है उनकी वीडियो देखते हैं जी कि क्या एक्सपोज किया है उन्होंने। जब टारगेट किया गया लाल मोहम्मद को, और वीडियो देखते रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर बड़ी सकलानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। आज क्या पूरी दुनिया में हर देश को सुपर पावर बनना है, लेकिन खुद आगे बढ़कर नहीं बनना। दूसरे देशों को क्या कर दो, अंधकार में ढकेल दो, जंग में डाल दो, बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दो, बच्चों को ड्रग्स की आदत लगा दो, नौजवानों के हाथ में AK-47 दे दो। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सब होगा पैसे के दम पर। लेकिन पैसा आएगा कहां से? क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को तो पैसा देगा नहीं। तो दुनिया के आजकल देशों ने क्या कर दिया? नकली करेंसी यानी कि जाली नोट। किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दो। लेकिन अर्थव्यवस्था कैसे खत्म होगी? जब उनकी इकोनॉमी के अंदर, उनके देश के अंदर नकली नोट घुस जाएंगे। मेरी बात समझे। और इसमें दुनिया में सबसे आगे कौन है? ISI, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया था हमारे देश के अंदर? अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2007 से पहले 10,000 करोड़ रुपए नकली नोट आ चुके थे इस देश के अंदर, और वो ऐसे घुल मिल गए थे कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। और ये सब कहां से ऑपरेट हो रहा था? ये सब ऑपरेट हो रहा था हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से। क्योंकि नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में 24 बॉर्डर हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर आज भी फेंसिंग नहीं है। नेपाल का कोई भी नागरिक जब हिंदुस्तान आता है या हिंदुस्तानी कोई भी नेपाल जाता है, आज भी 2026 के अंदर हमारा वीजा नहीं लगता। तो बहुत आसान तरीका था ISI के लिए कि नेपाल से के रास्ते से हिंदुस्तान के अंदर जाली करेंसी दे दो और देश को क्या कर दो? अंधकार में डालो। मैंने आपसे बोला अगर किसी देश का पैसा किसी काम का ही नहीं रहेगा तो वो देश तो अंधकार में हो जाएगा ना यार। अब आप बोलोगे यार किसी काम का कैसे नहीं रहेगा? भाई आपके पास जो पैसा है आपको पता ही नहीं है, वो तो नकली पैसा है। असली पैसा कहां पहुंच चुका है? असली पैसा सारा नेपाल होते हुए पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब आप मेरी बात समझे कि हमारे देश के अंदर तो क्या कर दो, नकली सामान दे दो और यहां से जो असली गोल्ड है उसको लेके दूसरे देश पहुंचा दो। तो ये है जाली करेंसी का धंधा जो एक देश को अंधकार में डाल सकता है। इसकी कहानी क्या होती है? इसकी कहानी है कि लगातार 2000 के दशक से क्या था, ISI लगातार हिंदुस्तान के अंदर नकली पैसा दे रहा था और पैसा धीरे धीरे असली हमारे देश का बाहर जा रहा था, विदेशों के अकाउंटों में या विदेशी बैंकों में जा रहा था। तो हमारी एजेंसियां अलर्ट थी। हमारी एजेंसी को पता चल गया था कि इस पूरे धंधे का जो रैकेट है वो सबसे ज्यादा कहां से चल रहा है? नेपाल से। चल बहुत देशों से रहा है, श्रीलंका से भी चल रहा था, बांग्लादेश से भी चल रहा था, थाईलैंड से भी चल रहा था, लेकिन जो गढ़ था वो नेपाल था। और इसका एक बहुत अहम ISI का एक खास आदमी जिसका नाम है लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद क्या है, इसको धीरे धीरे ऑपरेट कर रहा था। लेकिन क्या हो जाता, 4 जुलाई 2007 को काठमांडू के अंदर अनाम नगर है, वहां पर क्या होता है, अपने साथियों के साथ मिलकर क्या करता है, बलराम पटवा की हत्या कर देता है, उसको गोली मार देता है। और यहीं पर क्या हुआ, हमारी एजेंसी को ये चीज पता चलती है तो वो एविडेंस हम लोग क्या करते हैं, नेपाल गवर्नमेंट को देते हैं। और नेपाल गवर्नमेंट क्या करती है, लाल मोहम्मद और उसके साथियों को हत्या के केस में अरेस्ट कर लेती है और इससे 9 साल की क्या होती है, सजा आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जेल जाने के बाद लाल मोहम्मद ने क्या कर दिया था, नकली नोटों का धंधा बंद कर दिया था। नहीं, लाल मोहम्मद क्या कर रहा था, फिर भी धंधे को ऑपरेट कर रहा था। और जब 2017 यानी कि 24 जुलाई को क्या होता है, सिर्फ 9 साल जेल काटने के बाद ISI का लगातार प्रेशर था नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर, इसको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। मेरी बात समझे, ये जेल से रिहा हो जाता है। और जेल से रिहा होने के बाद ये क्या करता है, जैसे हर ISI का एजेंट करता है, एक नकली कवर ID के साथ, मतलब जम्बू डाटा एक जगह है नेपाल के अंदर, वहां पर ये एवेंजर एंटरप्राइज नाम का क्या करता है, गारमेंट का बिजनेस खोलता है। लेकिन उसकी आड़ में क्या कर रहा था, इस गारमेंट की बिजनेस के आड़ में ये सिर्फ दिखाने के लिए था, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, पीछे का धंधा कुछ और। ये दाऊदी इब्राहिम का पूरा पैसा या ISI का पूरा नकली नोट हिंदुस्तान पहुंचा रहा था। लेकिन ये क्या हो चुका था, अंडरग्राउंड हो चुका था। हमारी एजेंसीज को ये मिल ही नहीं रहा था, ये कहां है किसी को नहीं पता। लगातार हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी, इसको ट्रैक कर रही थी। और कई इंफॉर्मेशन ऐसी आई कि लाल मोहम्मद क्या हुआ, वाई नेपाल से दुबई होते हुए पाकिस्तान चला गया। ये बात कितनी सही थी नहीं पता, लेकिन हमारी एजेंसी
24/7 आवर लाल मोहम्मद को ढूंढ रही थी। जब हमारी एजेंसीज क्या करती है, हमारी एजेंसीज का एक ही काम होता है कि किसी भी तरीके से अगर हमारे को इस नेटवर्क को खत्म करना है तो हमारे को लाल मोहम्मद को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढना पड़ेगा। अब ये काम दिया जाता है एजेंट लीमा को। उस टाइम एजेंसीज का एक कोड है फैंटम, मतलब लीमा के सीनियर, वो उनको एक काम देते हैं, कहते हैं कि यार एक काम कर, कैसे भी करके लाल मोहम्मद तक पहुंचना, लेकिन लाल मोहम्मद की पहुंचने की जो सीढ़ी है वो है हिंदुस्तान के उत्तराखंड की अल्मोड़ा जेल। मतलब अल्मोड़ा जेल के अंदर एक आदमी है जिसे तुझे मिलना है, और वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी तुझे लाल मोहम्मद तक पहुंचा सकता है। एक हिंदुस्तानी आदमी था, इसका नाम था दीपक गुप्ता। ये यूपी के कानपुर का रहने वाला था, और ये जाली करेंसी के अंदर क्या है, उत्तराखंड की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और ये अल्मोड़ा जेल के अंदर बंद था। लेकिन दीपक से बहुत पूछताछ करने की कोशिश करी उत्तराखंड पुलिस ने, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को लगा कि यार नहीं, छोटा मोटा जाली नोट का धंधा करता है, और जाली नोट का धंधे में इसको अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। इसके बाद मैं 70,000 रुपए जाली करेंसी मिली थी। लेकिन क्या होता है, लीमा अल्मोड़ा जेल के अंदर जाता है एक केस के अंदर। जब वो अल्मोड़ा जेल में जाता है तो लोगों को नहीं पता कि एजेंट लीमा एक अंडर कवर एजेंट है। वो एक नॉर्मली जेल के अंदर जाता है और उसको बैरिक नंबर 4 में रखा जाता है। ये 5-6 दिन के अंदर ही पूरी जेल को देख लेता है और उसको पता चलता है कि दीपक गुप्ता क्या है, जेल के अंदर ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रखता है। वहां मेडिकल के बगल में छोटी सी स्पेस थी, तो जेल के सभी लोग वहां क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो लीमा भी क्या करता है, इनके साथ दोस्ती बढ़ाता है और धीरे धीरे क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे दीपक गुप्ता और लीमा के अंदर दोस्ती हो जाती है और लीमा को पता होता है कि कहाँ चोट मारनी है। एक दिन जब दीपक गुप्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो लीमा उसको बोलता है, यार क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार, आप तो बोला कि यार जाली करेंसी के अंदर आ रखे हो। तो दीपक गुप्ता को एक बहुत चोट लगती है, उसको बोलता है यार तुझे क्या लगता है कि मैं 70,000 की करेंसी में आ रखा हूँ। बोला तुझे पता है पूरे के पूरा यूपी के अंदर, पूरा नॉर्थ के अंदर, बोला मेरा ही नेटवर्क चलता है। बस यही बात क्या थी, लीमा को सुननी थी। और लीमा उसको बोलता है कि यार दीपक देख, जेल के अंदर हमारे को भी पैसे की जरूरत है और तुझे भी पैसे की जरूरत है, तो मेरे कुछ एक लोग हैं। अब वो क्या है, अगर तू मेरे लोगों को भी क्या है कुछ एक नकली नोट दे दे तो जो भी फायदा होगा हम आपस में बांट लेंगे। अब इतने टाइम के अंदर क्या होता है, महीने 1.5 महीने की बात हो चुकी है। लीमा दीपक गुप्ता का भरोसा जीत चुका था, क्योंकि एक एजेंट का काम ही होता है दुनिया के हर इंसान का भरोसा जीतना। दीपक गुप्ता यहाँ पर रेडी हो जाता है। दीपक गुप्ता बोलता है कि नेपाल के अंदर मेरा कॉन्टेक्ट है परवीन, तू अपने बंधु को परवीन के पास भेज और वो क्या है, वो तुझे नकली नोट दे देंगे। अब यही बात क्या होता है, लीमा अपने सीनियर को, जेल के अंदर उसके पास एक मोबाइल फोन होता है, हिडन मोबाइल फोन, उसके थ्रू क्या होता है अपने हैंडलर फैंटम को बताता है कि आप एक काम करो, कुछ एक लोग नेपाल भेजो पैसों के साथ, और नेपाल के अंदर आपको एक परवीन नाम का व्यक्ति मिलेगा। अब क्या होता है, महेंद्र नगर के अंदर क्या होता है, यहाँ से इंडिया से 4-5 लोग जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक एजेंट होते हैं, और ये परवीन से मिलते हैं महेंद्र नगर में एक होटल में। और परवीन क्या करता है, 5 लाख के बदले इन्हें 12 लाख रुपए दे देता है, नकली 12 लाख और असली 5 लाख रुपए ले लेता है। अब ये 12 लाख जब हिंदुस्तान आते हैं, इसका 10% हिस्सा लीमा क्या करता है, जेल के अंदर दीपक गुप्ता तक पहुंचा देता है। और दीपक गुप्ता को भी लगता है कि जेल के अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ा और 10% हिस्सा भी मिल गया। लगभग 1,20,000 रुपए दीपक गुप्ता को मिल जाते हैं और दीपक गुप्ता का भरोसा और जीत लेता है लीमा यहाँ पर। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चेक करते हैं कि सच में ये पैसा ISI का है। इस पैसे की पूरी डिटेल चेक की जाती है और पता चलता है कि इसमें जो भी फीचर्स हैं ये सारे के सारे के पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। और ये कंफर्म हो जाता है कि ये सारा का सारा पैसा कहां से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। और भी कंफर्म करने के लिए क्या होता है, लीमा अपने एक दोस्त को फोन करता है नॉर्मली तरीके से, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बोलता है कि यार मेरे पास एक जगह से पैसा आ रखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पैसे को बिजनेस में लगाओ। तो बोलता है कौन से बिजनेस में लगाओ, तो अपने 2-3 दोस्तों तक वो मैसेज पहुंचाता है कि मैं तुम्हें 12 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम कैसीनो के अंदर जाओ गोवा और कैसीनो में क्या करो, जुआ लगाओ। जुए के ऊपर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस रोलेट में किस नंबर पर पैसा लगाना है। अब ये लोग जाते हैं, ये दोस्त लीमा के भरोसे गोवा जाते हैं और गोवा के अंदर जाने के बाद पूरे 12 के 12 लाख रुपए हाथ जाते हैं। बस लीमा यही चाहता था, लीमा ये चेक कर रहा था कि यार ये नोट कैसीनो के अंदर चलते हैं, और यहाँ कंफर्म हो जाता है कि कैसीनो भी नोटों को नहीं पकड़ पाता। तो एजेंसी को पता चलता है कि इंडिया में ये नोट को जब कैसीनो नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिस कैसीनो के अंदर हर नोट के फीचर को चेक किया जाता है, तो आम आदमी तो इन्हें कभी पकड़ ही नहीं सकता। और जेल के अंदर एक अच्छी कामयाबी थी लीमा की। आज दीपक गुप्ता बहुत खुश है। बताए दीपक गुप्ता इसलिए खुश है जेल के अंदर क्योंकि आज उसको उम्मीद है कि आज उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि 2010 से आज लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं। 2017 खत्म होने वाला है और दीपक गुप्ता की आज बेल है। तो दीपक गुप्ता क्या कर रहे हैं, खुश है। लेकिन तभी इंफॉर्मेशन आती है जेल के थ्रू, शाम को जो भी लोग
कैदी लोग जेल के अंदर आते हैं, वो बताते हैं यार दीपक तेरी बेल कैंसिल हो गई। इससे दीपक गुप्ता बहुत शौक में हो जाता है, क्योंकि दीपक गुप्ता को पूरी उम्मीद थी, उसने बहुत पैसा दिया होता वकीलों को और वकीलों ने उसको पक्का बोला था कि दीपक आज तेरी बेल हो जाएगी। लेकिन दीपक गुप्ता को एक पता ही नहीं था कि पिछले 2 महीने से जो कोड लीमा दीपक गुप्ता का सबसे अच्छा दोस्त है, उसने क्या कर दिया, दीपक गुप्ता की बेल रुकवा दी। मतलब एजेंसीज कभी नहीं चाहते थे कि दीपक गुप्ता इस टाइम जेल से बाहर आए। अगर दीपक गुप्ता जेल से बाहर आता है तो हो सकता था पूरा ऑपरेशन खराब हो सकता था, क्योंकि दीपक गुप्ता क्या करता है इसके बाद, अपने किसी भी बड़े कॉन्टेक्ट से लीमा को नहीं मिलाता। लेकिन अब दीपक गुप्ता क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन लीमा उसको भरोसा दिलाता है कि यार तू टेंशन, हम दोस्त हैं और मेरी 2 दिन के बाद तो मैं जेल से जा ही रहा हूं, क्योंकि लीमा की बेल हो चुकी है। अब दीपक गुप्ता उसको बोलता है यार कि जेल के अंदर पैसों की भी जरूरत है, लेकिन लीमा उसको भरोसा दिलाता है कि मैं हमेशा तेरा कमीशन तुझ तक पहुंचा दूंगा। तो दीपक गुप्ता बोलता है कि कोई बड़ी डील करो यार। तो लीमा बोलता है कि इस बार हम 5 लाख की डील नहीं करेंगे, मैं खुद जाऊंगा और कम से कम हम 50 लाख की डील करेंगे। तो दीपक गुप्ता बोलता है कि तुम्हें परवीन से मिलने की जरूरत नहीं है, वो एक छोटा कॉन्टेक्ट है, अब तुम एक काम करो, तुम हकीम से मिलो। हकीम क्या होता है, दीपक गुप्ता का एक बहुत ही खास आदमी होता है, जो उस टाइम पूरा का पूरा नेपाल के अंदर अपना नेटवर्क बनाया हुआ था और इंडिया के अंदर ये क्या कर रहा था, बहुत सारे पैसे, नकली नोट ये भिजवा रहा था। अब क्या होता है, लीमा बाहर जाता है। लीमा बाहर जाने के बाद 50 लाख के साथ लीमा, कोट जोरो और कोट चांट, ये तीनों के तीनों नेपाल पहुंचते हैं। नेपाल पहुंचने के बाद दीपक गुप्ता ने जो भी जगह बताई हुई थी उस जगह से ये हकीम को कांटेक्ट करते हैं। हकीम आता है, हकीम आने के बाद ये तीनों लीमा, चैंट और जोर और हकीम के साथ उसके 3-4 बॉडीगार्ड और होते हैं, ये सारे के सारे जो 50 लाख के नोट होते हैं हकीम उनको चेक करता है और इसके बदले क्या होता है, हकीम जो भी नकली करेंसी है, जो पाकिस्तान की नकली करेंसी, वो लीमा को दे देता है। और लीमा क्या करता है, खुश होकर हकीम को क्या करता है, हकीम को एक सिगार का डब्बा गिफ्ट करता है, मतलब थाईलैंड से आया हुआ एक सिगार का डब्बा हकीम, और हकीम इससे खुश होता है। और लीमा बोलता है कि यार जो हम अगली डील करेंगे वो अगली डील हम करेंगे 5 करोड़ की। इससे और ज्यादा हकीम खुश हो जाता है कि यार एक तो मतलब इतनी बड़ी डील, क्योंकि इनका सबका प्रॉफिट होता है। और हकीम क्या करता है, इसी टाइम लाल मोहम्मद को सीधे क्या करता है, कॉल करता है, सीधा का सीधा लाल मोहम्मद को कॉल करता है। लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन जिस हिसाब से वो बात करता है लीमा और उसके साथियों को लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं इस टाइम क्या कर रहा है, लाल मोहम्मद से बात कर रहा है। तभी हकीम क्या होता है, लीमा और उसके दोस्तों को बोलता है कि ठीक है तुम रुको, कल मैं तुम्हारी मीटिंग अपने बॉस के साथ कराऊंगा। लेकिन जगह हकीम नहीं बताता। अब लीमा उनके तीनों साथी और अपने एजेंसीज को बोलता है कि कल हमारी जो मुलाकात हकीम किसी और से करा रहा है। लीमा को और फैंटम जो कोच जो उनके हैंडलर थे लीमा के, उनको पता होता है कि शायद जो कल मीटिंग होगी वो कहीं ना कहीं लाल मोहम्मद से होगी। अब हकीम क्या करता है, एक बहुत सुनसान इलाके में, एक जंगल के पास एक सेफ हाउस होता है, वहां लीमा और इनके दोनों दोस्तों को अपने साथ लेकर जाता है। और पहली बार देखते हैं कि एक लकड़ी का घर होता है, सेफ हाउस, और वहां पर लाल मोहम्मद को लीमा देखता है और देख के शॉक हो जाता है। लेकिन इस टाइम लाल मोहम्मद क्या था, बहुत ही सिक्योरिटी में था और लाल मोहम्मद के जितने भी लोग थे वो लगातार लीमा और उसके साथियों को ट्रैक कर रहे थे। तो यहाँ पर लाल मोहम्मद को मारना या एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि देश हमारा नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था। एक ऑपरेशन क्या था, विदेशी धरती के अंदर ऑपरेशन था। अगर इस टाइम लाल मोहम्मद को मार भी दें तो शायद नेपाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हकीम खुश होके बिल्कुल जो एक सिगार का एक डब्बा गिफ्ट किया है वो सिगार पीता है। लेकिन हकीम को पता ही नहीं होता कि लीमा ने हर सिगार के ऊपर थैलियम सल्फेट का एक जहर लगाया हुआ है। मतलब एक जहर जो धीरे धीरे क्या होता है, इंसान को खत्म करता है। और जो लीमा फिर वहां से निकलते हैं इन पैसों को लेके, लेकिन लीमा और उनके साथियों को पता होता है कि ये नकली नोट वो अब अपने देश कभी नहीं ले जा सकते। तो एक जंगल में जाते हैं, लोग कैंप फायर करते हैं। उस कैंप फायर में पूरा का पूरा नकली पैसा जो इन्हें 1.5 करोड़ के आसपास दिया होता है सबको जला देते हैं। अब इनका काम होता है किसी भी कीमत पर लाल मोहम्मद को खत्म करना। इसके बाद दिल्ली क्या होती है, लगातार हकीम के फोन को ट्रैक करती है और हकीम क्या होता है, लगातार लाल मोहम्मद से बात कर रहा होता है। लेकिन लाल मोहम्मद क्या करता है, सिर्फ बात करने के बाद हर बारी अपना नंबर चेंज कर देता है। तो दिल्ली लाल मोहम्मद को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। और 3 दिन के बाद क्या होता है, हकीम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। और लाल मोहम्मद जब मिलने जाता है तो बहुत ही हाईली सिक्योरिटी में जाता है, जहां पर लीमा और लीमा के कुछ एक एजेंट कंटिन्यूस हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि लाल मोहम्मद को क्या है, पूरा का पूरा ISI का कवर है, मतलब जो सोचा उससे भी ज्यादा वो कवर में आता है। और जब वो हकीम से मिलता है
तो हकीम की जब हालत लाल मोहम्मद देखता है तो लाल मोहम्मद को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, क्योंकि उसके जाने तक हकीम मर चुका होता है। लाल मोहम्मद को लग जाता है कि हकीम की ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, कहीं ना कहीं क्या है, इस मौत के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है, और उसे शक हो जाता है लीमा के ऊपर, और वो यहीं से अंडरग्राउंड हो जाता है। तो लीमा और उसके साथी लगातार 1 आध महीने तक लाल मोहम्मद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाल मोहम्मद का कुछ नहीं पता चलता। वापस लीमा अपने साथियों के साथ दिल्ली आता है, एजेंसी इसको बताता है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, क्योंकि 1 साल 2 साल बीत चुके होते हैं, 2020 आ चुका होता है, अभी तक लाल मोहम्मद का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जैसे मैंने आपसे शुरू में ये कहा कि एजेंसीज को लगता है कि लाल मोहम्मद क्या है, पाकिस्तान जा चुका है, गारमेंट्स का धंधा तो उसका नेपाल में चलता है, लेकिन वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी और हिला देने वाली इंफॉर्मेशन लीमा को मिलती है। सितंबर 2020 में एक इनपुट मिलती है कि लाल मोहम्मद क्या है, काठमांडू में देखा गया, क्योंकि लीमा ने क्या किए थे, अपने सारे एसेट तब तक नेपाल के अंदर बना चुका था वो, और एक एसेट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाल मोहम्मद क्या है, कुछ दिन पहले जम्मू डांडा पुलिस स्टेशन पहुंचा था, और वहां पर उसने क्या किया था, नेपाल गवर्नमेंट को एक अर्जी लगाई कि उसे सुरक्षा की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर किसका था, ये प्रेशर आईएसआई का था। और क्या है कि लीमा को और भारतीय एजेंसी को पता चल जाता है कि आने वाले बहुत जल्दी क्या होगा, लाल मोहम्मद को नेपाल गवर्नमेंट क्या है, एक सिक्योरिटी दे सकती है, मतलब सुरक्षा दे सकती है। अगर लाल मोहम्मद को सुरक्षा दी जाती है तो ये क्या हो जाएगा, उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर लाल मोहम्मद को मारेंगे तो हो सकता है उसमें नेपाल के कुछ एक सुरक्षा कर्मी की भी जान जा सकती है। लेकिन हमारी एजेंसी कभी भी किसी भी इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और सोमवार सितंबर 2022 एक इंफॉर्मेशन पता चलती है कि लाल मोहम्मद क्या है, जम्बू डाटा गोटवार को अपनी फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है। मतलब इसकी एक फैक्ट्री भी थी जहां पर एक कपड़े वगैरह बनाता था रेडीमेड, और तभी क्या होता है, इसकी एक बाइक होती है B6C5152, जैसे ही उसमें बैठता है, 2 क्या होते हैं, नकाबपोश, मतलब अननोन मैन आते हैं और नजदीक से आके लाल मोहम्मद को कंटिन्यू शूट आउट करते हैं, और लाल मोहम्मद की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। उससे जल्दी से उठा के शंकरपुरा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहां से उसे महागंज लेके जाया जाता है, वहां से उसके TU टीचिंग हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको पूरी कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं पाते। और ये सारे के सारे शूट आउट की क्या हो गया था, सीसीटीवी के अंदर फुटेज क्या हो गए थे, नजर आ गए थे। तो नेपाल गवर्नमेंट और आईएसआई ने, उस टाइम के आईएसआई चीफ थे फैज हैबिब, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि ये पता करने के लिए कि ये कौन शूटर थे जिन्होंने लाल मोहम्मद को मारा। लेकिन आज भी 2026 के अंदर उन शूटर्स का पता ही नहीं चल पाया जिन्होंने नेपाल की धरती में उस आदमी का अंत किया जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अंदर से खत्म कर रहा था। आखिरी में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज भी इस देश के ऐसे बच्चे हैं जो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी ना किसी देश में ऐसे लाल मोहम्मद को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा हो, हमारी अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है, या आपको और हमारे परिवार को अंधकार में झोंक रहा है। तो मैं आपसे हमेशा इसलिए कहता हूं कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, लेकिन सिर्फ एक बात कभी ना भूलें कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। हमारे टॉप नॉच एजेंट राणा अली अंडर कवर है। अंडर कवर बनेंगे हमारे समीर भाई, और फिर देखेंगे शायद कुछ ना कुछ कर लें। बहरहाल बात करते हैं जी, मोनोपोली जो हुई है, ये जो नकली नोट भेजे गए हैं मुल्क में, जाहिर है ये असली नोट निकालने का एक तरीका होता है। असली नोट निकालो, उसकी जगह जो है वो नकली नोट लेके आओ, असली नोटों को जो है वो विदेशों में भेज दो, या अपने लोगों में बांट दो जो वहाँ पे मतलब किसी भी देश में कोई एजेंट होता है तो वहाँ पे जो है वो उनके काम आता है कुछ भी करने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए। तो ये जो है वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो इन्होंने जो स्टोरी है, ये सारी ये जो बताया गया है, ये
मतलब कि पाकिस्तान से मतलब वो कह रहे हैं कि ऑपरेट होता रहा, और उसका सरगना जो था, जो मेन था, वो लाल मोहम्मद था। असल टारगेट वो था। और वो मेरे ख्याल में इंडिया का ही था ना। तो इंडिया में जो है वो जेल में भी जो है 9 साल उसने सजा काटी। और उसके बाद जब रिहा हुआ तो फिर वो कश्मीर में चला गया, वहां पे उसने वो गारमेंट्स की जो है वो फैक्ट्री जो है वो जो अपनी बनाई। और उसके बाद वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान चला गया, मिला नहीं है उसके बाद कहीं पे भी। तो थोड़ी बहुत ज़ाहिर है टिप मिली, कोई जो एजेंसियों को जो है वो टिप मिलती है, तो वो दीपक जो है उसके थ्रू जो है पता लगा। दीपक वैसे बोल नहीं रहा था, कुछ भी बता नहीं रहा था, उसको सजा हुई हुई थी। तो फिर जो है वो एजेंट लीमा को जो है बीच में लाना पड़ा, जो कोड है, मतलब लीमा कोड है इनका। तो उनको बीच में लेके आए, वो उसने मतलब इंफॉर्मेशन निकलवाई, साथ मिल गया। और उसके बाद हकीम जो है वो मेन, जो एक और छोटे से बाद बड़ा जो है वो आया सामने, वो हकीम है। तो उसको जो है वो कैसे मारा गया वो इन्होंने सारी कहानी बताई। मतलब कहने का है कि इतना आसान नहीं था, इतने साल लग गए। और 2020 में मेरे ख्याल में मारा, या 26 में, 20 में 26 मारा है। 20 सितंबर 20। 20 में या वो उस 26 टाइम में? जनरल फैज था ना। अच्छा हाँ। 20 बिल्कुल। तो नहीं, उस वक्त तो वो मिल नहीं रहा था ना। हाँ, मिल नहीं रहा था, लेकिन सिक्योरिटी उसको उन्होंने फराहम की थी ना, कुछ ही दिन की बात थी। हाँ बिल्कुल। एबटाबाद में मिल गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, पहले इतनी सिक्योरिटी मिलती रही है, अगर उसको, वो जो क्या नाम है, लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद है, उसको इतनी सिक्योरिटी मिलती रही है, तो लेकिन बाद में जो है वो अकेले ही निकल पड़ा है, मोटरसाइकिल पे वो भी। और सिक्योरिटी उस पे सीसीटीवी पे देख रहे हैं, अकेला है बिल्कुल, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके साथ। तो पहले जो है वो इतनी कड़ी सिक्योरिटी दी जा रही थी। तो ये बात की मुझे भी वाकई समझ नहीं आती होती कि पहले सिक्योरिटी इतनी दी होती है, बाद में जो है वो अकेले निकल जाते हैं, तो जब मारे जाते हैं। तो इसमें मुझे ये भी लगता है कभी ना कभी कि जब वो कोई खतरा किसी के लिए, मतलब कि कोई कोई एजेंसी उसको अगर यूज कर रही है, तो उसके लिए कोई खतरा बनता है, तो उसको जो है इन्फॉर्मेशन खुद ही जो है वो रिवील कर देती है या उसको बता देती है। ये चीजें भी है, अक्सर मूवीज में मैंने देखी है ना, कि अगर वो उस एजेंसी के लिए खतरा बनना शुरू हो जाए, कि पकड़ा जाएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी या कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो वो खुद मरवाने की जो है कोशिश कर देते हैं कि जी यहाँ पे है, वहां पे है, सिक्योरिटी काम कर देंगे उसकी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मूवीज में अक्सर दिखाते हैं, तो मूवीज में जो दिखाते हैं आखिर कोई ना कोई तो जो है वो रियलिटी के नजदीक होती हैं, ठीक है। मसाला होता है बीच में। लेकिन यहाँ पे जो है वो लाल मोहम्मद को कैसे टारगेट किया गया, कितनी मेहनत की गई उसके पीछे, उसको ढूंढा गया, वो सारी चीजें जो है इन्होंने बताई कि किस तरह जो है वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक क्रिमिनल को जो है वो ढूंढने में। एक क्रिमिनल जो कि अंडर ग्राउंड हो जाए, उसको ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है। और दूसरा, एजेंट लीमा ने वो जो पैसे थे वो वहीं पे जो है वो जला दिए, बड़ी बात है। और क्योंकि अगर मुल्क में ले आते, तो यहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं कि करप्ट किस्म के हर इदारे में होते हैं, तो वहां पे जो है वो ये ना होता कि वो खुद ही घपला मार के अपनी जेब में करा जाता कुछ, तो बाद में वो कहाँ पे यूज होने थे, इंडिया में, क्योंकि वो उनको वो पकड़ नहीं सकता था। वो तजर्बा जो है वो उधर किया गया एक कसिनो में, कि उनको जो है वो कोई भी पकड़ नहीं सकता, इतने असली मतलब बनाए गए नोट, वो जो नकली नोट थे। तो जाहिर है जब ये मतलब अगर पैसे यहाँ पे आ जाते, तो फिर जो है कुछ करप्ट लोग होते हैं सिस्टम में, उनकी नीयत खराब हो जाती है। ये ना वो बीच में से वो निकाल के जो है मुल्क में जो है वो फिर वही खर्चना शुरू कर दे खुद से ही, तो वो नकली नोट जो है मुल्क के अंदर फिर से गर्दिश करना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बाहर ही उधर ही जो है वो जला दिए। तो ये एक अच्छा काम किया था। तो बहरहाल जी, हर एजेंट जो होता है वो अपनी जान जो है वो थैली पे रख के ये सारे मिशन करता है, ताकि मुल्क को जो है वो सिक्योर किया जा सके। मुल्क में जो ये मुनाफलियाँ हो रही हैं, धांधलियाँ हो रही हैं, ये जो क्राइम हो रहे हैं, इनको रोका जाए, स्मगलिंग हो रही है, उनको इस चीज़ को रोका जाए।
मुल्क को जो है वो जो अनस्टेबल जो है वो करने की कोशिश करते हैं, जो उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, उन एलिमेंट्स को ख़त्म किया जाए। ये चीज़ें जो हैं वो एजेंट्स मतलब कि कई साल जो है वो लगा देते हैं। अब जेल भी मतलब गए बगैर सजा के, मतलब जेल में भी रहना पड़ा, वहाँ के जो है वो एक किस्म की हवा वो भी खानी पड़ी। तो उसके बाद दूसरे मुल्कों में जाके, हालांकि बहुत एक किस्म का खतरा होता है कि कहीं ये ना हो कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक हुई हो। एजेंट को भी ज़ाहिर है, इंसान है, उनको भी खतरा होता है कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो हमें कहीं ना कहीं जो है मार दिया जाएगा, पता भी नहीं चलना। तो ये भी चीज़ होती है। एक इसीलिए कह रहा हूँ, जान हथेली पे रख के जो है मुल्क के लिए जो है वो सर्व करते हैं, अपनी लाइफ निछावर कर देते हैं मुल्क पे। असल हीरो तो वो होते हैं जो गुमनाम तरीके से जो है वो ये चीज़ें सारी कर रहे होते हैं, तो अपने मुल्क को सेव करने के लिए, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए। तो बहरहाल जी, ये इन्होंने जो है एक बताई, ये नकली नोट वाली कहानी। तो पता चला जी कैसे टारगेट किया जाता है, कैसे हुआ टारगेट लाल मोहम्मद का। बिल्कुल जी। स्टोरी जो है उन्होंने एक जो है क्या लें कि उनकी ज़ुबानी, क्योंकि स्पाई हैं, इनकी हम पहले भी ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं। तो अच्छा लगता है कि भाई एक बंदा जो है वो ये स्टोरी शूटर है मेरे स्नाइपर है, ख्याल, सॉरी। स्नाइपर शूटर ही तो हुआ। वो जो है वो स्नाइपर है, हम बार बार स्पाई बोल देते हैं। खैर वो आप बेहतर जानते होंगे, हो जाता है थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे। लेकिन यह है कि ये इन्होंने स्टोरी जो है वो बताई है किस तरह की करेंसी जो है वो वर्कआउट करती है। और यहाँ पे अगर जो 2 नंबर करेंसी जो है, डुप्लीकेट करेंसी जो है वो यहाँ पे चलेगी। इसके ऊपर मूवीज़ जो है बहुत बहुत सारी बनी हुई हैं, इंडिया में भी बनी हुई हैं। और फर्जी मूवी जो है वो इसी तरह चलेगी। सैंडविच नोट जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये बीच में नज़र भी आ रहे थे कि 2 तहें जो होती हैं उनको जोड़ के ऐसी क्रिएशन की जाती है। अब देख लेना, ये मतलब जो सारी इन्होंने जो स्टोरी सुनाई, इस पे पूरी एक मूवी बन सकती है बन ना। सकती है, क्योंकि भाई मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। और मतलब एजेंट किस तरह काम करता है, किस तरह वो भाई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उस बंदे को इतनी दूर जो है वो एक जेल में जो है जाना पड़ता है, वहाँ पे सरवाइव करना पड़ता है। और उसकी मुलाकात किससे होगी, किस तरह वो मेन बंदे के तक पहुँचेगा। वो जो लाल मोहम्मद था ना, लाल मोहम्मद जो है उसके पास किस तरह पहुँचना है, मेन टारगेट वो है। लेकिन सीढ़ी किसने बनना है वो उनको पता है। उन्होंने किस तरह, वही उन्होंने बात की, मिड में भी की, बार-बार करते हैं कि भरोसा जो है वो जीतना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। कि अगले बंदे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये बंदा काम का है, ये काम करेगा और ये मेरे साथ चलेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो अपने अंदर जो है, जो उसने खुफिया बातें रखी हुई हैं वो निकाले आपके सामने, वो इतना फ्री हो जाए आपके साथ। वो बाउंडिंग जो है आपकी, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसने बना ली, जेल में बना ली। पहले थोड़ा प्रॉफ़िट दिया 1 डेढ़ लाख का, फिर उसके बाद उसने कहा कि उसकी बेल कैंसल करवा दी और कहा कि मैं तो निकलने वाला हूँ, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें हिस्सा पहुँच जाएगा। लेकिन इस बार जो है उसने भी घबरा के कहा, वो जो व्यक्ति था साथ में, जिसको वो ट्रेस कर रहे थे वहाँ पे, तो उनका नाम नाम पता नहीं, विनोद क्या नाम था? किसका? वो जेल में दूसरा दीपक। व्यक्ति था जिसको पहले टारगेट कर रहे दीपक। थे, दीपक था। दीपक। तो वो जो है उसने कहा कि नहीं, अब जो है बेल कैंसिल हो चुकी है, मुझे तो मतलब ठीक-ठाक पैसा चाहिए होगा यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो उसने कहा चलो हाथ बड़ा मारते हैं, अब मैं तुम्हें जो है एक और आदमी से मिलाता हूँ। मेरे ख्याल में परवीन नाम का बंदा पहले ऐड ऑन हुआ। उसके बाद उन्होंने उसके साथ डील की, लेकिन उसके साथ डील कम हुई। लेकिन जब 5 करोड़ की डील हुई तो फिर हकीम जो है उसको बीच में आना पड़ा। वो सबसे नज़दीकी था लाल मोहम्मद के। और इनको भी नहीं पता था, एजेंट लीमा जो हैं, वो भी डिस्कवर कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप कि चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लेयर बाय लेयर चीज़ें थी और उन्हें डिस्कवर करना था मेन जो है बंदे तक पहुंचने के लिए। और जब वो फाइनली उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया हकीम का, और उन्हें सिगार जो है वो गिफ्ट कर दी। और भाई उसके बाद वो बातचीत कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा वही सिगार पीते हुए, तो मतलब बड़ी डील आई है, 5 करोड़ की है और इसे हम ओके करना है, किस तरह करेंगे? डील बहुत बड़ी थी। और फिर बात करनी पड़ी गुलाम मोहम्मद से, मेन हेड से। तो फिर उससे बात हुई तो इन्हें बातचीत सुनते हुए महसूस हुआ कि ये वही है और हम टारगेट के नज़दीक हैं। तो लेकिन इन्होंने, इनका भी कहने के ठिकाना जो है वो सोचा हुआ था। उन्होंने वो जो सिगार थी उसमें ज़हर जो है वो
कह लें कि वो ऐसा था कि स्लो पॉइजन था और वो ऐड किया हुआ था उसमें, और नो डाउट उन्हें पता था सिगार इसकी फेवरेट है। कमज़ोरी के ऊपर जो है वो उन्होंने सही तरह से वार करना जो है वो सीखा होता है कि किस तरह किस टाइम के ऊपर उसे मारना है। तो एक पूरी स्टोरी जो है किस तरह उसके पास पहुँचे, ओरिजिनल विजुअल जो थे, वीडियो क्लिप जो थे वो भी दिखाए गए यहाँ पे। और सवाल तो बनता है भाई, क्योंकि इतनी एजेंसी अगर काम कर रही हों, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हों, लेकिन इन दैट टाइम मतलब जब उनको शदीद किस्म का खतरा हो कि 110% जो है आपके ऊपर आपको शूट डाउन करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर अगर कोई एजेंसी या कोई कह लें कि अदारा आपको सपोर्ट कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो भाई वो फिर नज़र रखेंगे आपके ऊपर पूरी, और फिर आपको सिक्योर करेंगे और आपको यकीन दहानी दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं और हम आपको सिक्योर रख रहे हैं। तो ये एक अलग बात है कि वो यूज़ कर चुके हों और फिर आपको ठिकाने लगाना चाहते हो। और फिर ये भी रीज़न हो सकता है, बहुत बहुत सारी बातें होती हैं बीच में जो कह लें कि अनफोल्ड नहीं हो पाती हैं, और वो केस तो क्लोज हो जाता है लेकिन उसमें वो पॉइंट रह जाते हैं। हो सकता है वो जिनके लिए काम कर रहा हो वही चाह रहे हो कि इसे निपटा दें, लेकिन दूसरी एजेंसी ने आके निपटा दिया। ये होता है एजेंसियों में, हम मूवीज़ में भी देखते हैं। तो ये रियलिटी ही होती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एट द एंड मूवी में भी दिखाते हैं कि वो रहस्य रह गया, वो कौन था, मतलब उसके पास गए तो उसका किसके साथ ताल्लुक था। एट द एंड दिखाते हैं एक शॉर्ट क्लिप, वो इसलिए दिखाते हैं कि ये चीज़ें क्लोज नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप चलती रहती हैं। और आज वो है बंदा लाल मोहम्मद है, कल कोई और आएगा और वो किसी और के लिए काम कर रहा होगा, और हो सकता है वो जिस एजेंसी के लिए आप सोच रहे हैं उसके लिए वो काम ही ना कर रहा हो, किसी और के लिए कर रहा हो, ठीक है, या मिडिल मैन हो, तो ये भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो देखनी पड़ती हैं। आप एक स्नाइपर जो है उनके थ्रू जो है, लकी बेस जो है, इनके थ्रू सुनने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और मज़ा भी आया। इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा था और एक रिदम में चली है, शॉर्ट टर्म में उन्होंने सुनाई है, मज़ा आया जी। बिल्कुल। चल। चले जी, इसके ऊपर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना जी। आपके लिए इंक्लूडिंग वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।